हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन है कि हमारे पास अगर एक स्फेयर हो तो उसके ऊपर अगर चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो उसकी वजह से कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। तो बच्चों, सबसे पहले आपको स्फीयर के बारे में मालूम होना चाहिए कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर एक थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, थ्री डायमेंशनल डायग्राम होता है। उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर आपके लिए यहां पर एक बॉल शेप है। ये एक शेप है किसकी? दिस इज द शेप ऑफ अ स्फीयर। और इसको गौर से देखिए बच्चों, यहां पर दो डायमेंशंस नहीं बल्कि यहां पर तीन डायमेंशन से ये स्फीयर बना हुआ है। अगर हम x इस डायरेक्शन में रखें, y इस डायरेक्शन में रखें और z इस डायरेक्शन में रखें। लेकिन अब बात अराइज होती है कि स्फीयर्स के हम टाइप्स बोलते हैं बच्चों, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए मालूम होने चाहिए। अब वो क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। अगर हम स्फीयर की बात करें बच्चों, तो स्फीयर में एक आता है होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, और दूसरा आता है सॉलिड स्फीयर। अब बच्चों बोलिए कि होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताता हूं। होलोस्फीयर का मतलब होता है खाली, मतलब खोखला, और सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है भरा हुआ। तो देखिए बच्चों, सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं ऐसी दिखा दूं तो बच्चों इस स्फीयर को हम होलोस्फीयर बोल देंगे। इसको सर्कल मत पढ़िएगा। और यहां पर मैं एक और स्फीयर डाल रहा हूं और इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सॉलिड स्फीयर है, ये खाली और ये भरा हुआ। अब उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए बच्चों, यहां पर मेरे पास क्या है, ये एक स्फीयर शेप्ड है, आपके पास बॉल है स्फीयर शेप्ड। अब मैं होलो क्या कह रहा हूं आपको कि देखिए बच्चों, अगर मैं इसको खोलूं तो देखिए इसको खोलने के बाद ये अंदर से क्या है बच्चों, ये अंदर से खाली है, अंदर से खोखला है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये कौन सा शेप बन जाएगा बच्चों? इट इज द शेप ऑफ द स्फीयर। तो इसमें से हम ये कह सकते हैं कि एक स्फीयर कैसा होता है, जो किसकी तरह होता है, जिसके अंदर से कुछ भी नहीं होता है और बाहर से सरफेस होती है। तो इस तरीके के स्फीयर को क्या बोला जाता है? होलोस्फीयर। और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, आप बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे आप एप्पल के एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, सेब के एग्जाम्पल ले लीजिए। परफेक्ट स्फीयर तो नहीं होता पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। अंदर से वो भरा हुआ होता है। ऑरेंज का एग्जाम्पल ले लीजिए। और यहां पर ये एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूंगा आपको। ये बॉल भी अभी यहां से अंदर से ये क्या है, अंदर से ये भरा हुआ है। दैट्स वाई मैं इसको क्या कह रहा हूं, इसको भी मैं एक कौन सा स्फीयर कह रहा हूं, एक सॉलिड स्फीयर कह रहा हूं। अब बच्चों, आपको ये टॉपिक समझने के लिए दो चीजों का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक मैं यहां पर कौन सा स्फीयर ले रहा हूं, एक होलो स्फीयर ले रहा हूं और एक सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं। फर्क क्या होगा बच्चों? फर्क ये होगा, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है और ये अंदर से खाली है, पहला फर्क। और दूसरा फर्क क्या है बच्चों? दूसरी चीज जो हम समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने बोला है चार्ज स्फीयर। अब इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा और क्या क्या कंडीशंस होंगी वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये सेंटेंस भी आप याद रखेंगे। कंडक्टर्स, आप जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से हम करंट को पास कर सकते हैं, थ्रू विच करंट इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। तो देखिए बच्चों, अब कंडक्टर्स हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं बच्चों? इंसुलेटर्स।
अब बच्चों इंसुलेटर्स, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो बच्चों एक नाम और आ जाता है जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक्स। इसका मतलब बच्चों इंसुलेटर्स का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स है। पर डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब हमें कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए कंडक्टर्स के लिए ये सेंटेंस आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि अगर कंडक्टर की बात है तो जो चार्ज होता है वो कहां पर होता है बच्चों, चार्ज लोकेट करता है सरफेस के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग बात, मतलब जब हम कंडक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो जो हमारा चार्ज होगा वो किसके ऊपर लोकेट कर जाएगा बच्चों, किसके ऊपर आ जाएगा, वो सरफेस के ऊपर आएगा। अब देखिए कंडक्टर्स की बात और दूसरा है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स बोल सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स के केस में क्या होता है, इस केस में भी जो आपके पास चार्ज होगा, अब यहां पर दो केसेस अराइज होंगे, मतलब हम सरफेस की बात करेंगे और सरफेस की बात नहीं भी करेंगे, मतलब नॉट ऑन द सरफेस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो चीजें क्या लिखी, तो बच्चों मैंने ये दो चीजें ये लिखी कि हमारे पास एक कौन सा स्फीयर हो सकता है, एक हमारे पास हो सकता है कंडक्टिंग स्फीयर, एक हमारे पास हो सकता है कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो गया। अब लेकिन बच्चों यहां पर स्फीयर तो जोड़ा, पर अगर मैं यहां पर क्या डाल दूं, होलो डाल दूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडक्टिंग होलोस्फीयर और नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर, मतलब मैंने दोनों केसेस कौन से डाल दिए, खाली वाले के डाल दिए, मतलब होलो होलो की बात करी। अब मैं क्या कर सकता हूं, कंडक्टिंग स्फीयर तो डाल दिया, लेकिन होलो की साइड, इस साइड कौन सा लिख देता हूं, सॉलिड। तो बच्चों दो केस ये वाले और दो केस ये वाले, तो आप बोलिए जरा क्या इनमें से आप देख रहे हो और क्या चीज आपको समझ आ रही है। कंडक्टिंग स्फीयर्स चाहे सॉलिड्स हैं या चाहे होलो हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड है, मतलब चाहे वो भरा हुआ है या चाहे वो होलो है, उसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होने वाली है कि उसके ऊपर चार्ज कहां पर होगा बच्चों, वो सरफेस के ऊपर होगा। तो देखिए बच्चों मैंने यहां पर ये होलो स्फीयर है, कौन सा, लेकिन होलो स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होल योर सॉलिड कंडक्टिंग, मतलब दोनों कंडक्टिंग है। तो बच्चों दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो कहां पर आ जाता है बच्चों, उसके सरफेस के ऊपर। अब देखिए सरफेस के ऊपर किस तरीके से, मैं सपोज इसकी बात करूंगा तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास ये जो आपके पास चार्ज होगा वो सीधे किसके ऊपर आ जाएगा बच्चों, वो इसके सरफेस के ऊपर आएगा। इट्स अ सॉलिड स्फीयर, ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है। अब मेरे पास दूसरा स्फीयर मैंने कौन सा डाल दिया बच्चों, ये मेरे पास होलो स्फीयर है, और इसके ऊपर भी चार्ज कहां पर आएगा, इसके सरफेस के ऊपर आएगा। तो देखिए बच्चों होलो एंड सॉलिड, बट द कंडीशन इज कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग है वो भी कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग के केस पे आपके पास चार्ज कहां पर होना चाहिए, सरफेस के ऊपर होना चाहिए। दूसरा केस कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब डाइलेक्ट्रिक वाला केस, वहां पर भी सॉलिड होगा और वहां पर भी होलो होगा। अब देखिए बच्चों होलो की बात आएगी अगर, तो नॉन कंडक्टिंग की बात है बच्चों। सिंपल सी बात देखिए, ये चार्ज इसके ऊपर है, अब चाहे होलो है, अब बच्चों अंदर से तो खोखला है भाई, मतलब खोखला है तो अंदर तो होगा ही नहीं ना कुछ। तो इसके केस में इसीलिए मैंने लिखा था इंसुलेटर में, मैंने बोला था सरफेस या नॉट ऑन द सरफेस। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में मैंने बोला सरफेस और नॉट ऑन द सरफेस, मतलब जब होलो होगा तो होलो के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही हो, वो दोनों केसेस में कहां पर ही है, होलो के दोनों केसेस कहां पर होंगे, सरफेस के ऊपर, क्योंकि सरफेस के अंदर तो वो खाली है।
तो अब मैंने कंक्लूड किया कि इन केस ऑफ होलो, देखिए बच्चों समझ आ रहा होगा आपको, यहां पर मैं लिखता हूं इन केस ऑफ होलोस्फेयर्स के केस में क्या हो जाएगा, होलोस्फेयर्स के केस में दोनों केसेस में कहां पर लाई करेगा, सरफेस, क्योंकि बच्चों उसके पास तो है ही सरफेस ना, अंदर से तो वो क्या है, खाली है। लेकिन जब आपके पास सॉलिड स्फेयर्स की बात आएगी, सॉलिड स्फेयर्स में कहां पर आएगा बच्चों, सॉलिड में जब कंडक्टिंग होगा तो उस वक्त वो सरफेस के ऊपर आएगा चार्ज। लेकिन अगर वो नॉन कंडक्टिंग हुआ तो वो सरफेस के ऊपर वाली बात नहीं। अब देखिए ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर है और यहां पर सरफेस के ऊपर तो है ही है, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस के ऊपर ही नहीं बल्कि अंदर से भी हो गया, इसके अंदर का पूरा के पूरे मटेरियल पे। इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं नॉट इवन ऑन द सरफेस, यहां पे नॉट ऑन द सरफेस की ही बात नहीं है, कंप्लीट लिख सकते हैं आप इसको। कंप्लीट मतलब कंप्लीट स्फीयर पे, कंप्लीट वॉल्यूम पे आपके पास क्या होगा, चार्ज होगा। इसका मतलब हमारे पास बच्चों दो केसेस ये आए होलो के, और दो केसेस देखिए यहां पर है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, मतलब होलो के दोनों केसेस, दो केस ये है और एक केस इसमें से सरफेस वाला, मतलब सरफेस के हमारे पास तीन केसेस आए और नॉन कंडक्टिंग का हमारे पास चौथा केस आया। मतलब तीन केस सेम होते हैं बच्चों और चौथा केस जो है वो डिफरेंस है। इसका मतलब हमारे पास अगर एक केस हमें समझ आ गया तो पहले तीन केसेस हमें समझ आ जाएंगे। तो बच्चों मैंने अभी आपको बोला, दोबारा से भी बोल रहा हूं, स्फेयर्स की कैटेगरी कितनी है, दो कैटेगरी, एक होलो स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर। होलो और सॉलिड को अगर आप इंडिविजुअली और ब्रेक करेंगे तो आपके पास कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वाली बात आ जाएगी, कंडक्टिंग होलोस्फेयर एंड नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर। तो बच्चों होलो का मतलब सिर्फ सरफेस ही है, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, तो चार्ज कहां पर होगा, सरफेस के ऊपर ही होगा। बात आती है कौन से की, सॉलिड स्फेयर की। तो सॉलिड स्फेयर में आपके पास जब कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर होगा, जब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज पूरे के पूरे स्फेयर पर होगा, मतलब एंटायर वॉल्यूम पर होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका पहला केस और बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेयर के बदले क्या बोल दूंगा बच्चों, ड्यू टू होलोस्फेयर। लेकिन कहां पर, कंडक्टिंग वाली बात करता हूं। अब होलोस्फेयर बोलूंगा बच्चों तो कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, मतलब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एक ही बात है। तो देखिए बच्चों करते हैं, अब यहां पर मैं टॉपिक लिखता हूं और इस चीज को मिटा देता हूं। होलोस्फेयर का एग्जांपल होगा बच्चों, और वहां पर होलोस्फेयर के दोनों केसेस सेम होते हैं, आप जानते हैं, चाहे कंडक्टिंग वाली बात है या चाहे इंसुलेटिंग वाली बात है, चार्ज को कहां पर लोकेट करना है, सरफेस के ऊपर लोकेट करना है। अब यहां पर मैं चार्ज डाल देता हूं, यहां पर डाल देता हूं चार्ज होलोस्फेयर। अब बोले बच्चों होलो के लिए चार्ज होलोस्फेयर, अगर आप इधर कंडक्टिंग डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर नॉन कंडक्टिंग डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह तीसरा केस मैंने बोला कौन सा, सॉलिड स्फीयर का कौन सा बच्चों, कंडक्टिंग वाला पोर्शन। तो मतलब हम एक चीज करेंगे, तीनों के लिए सिमिलरली बोल देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और चीज आपके जहन में लाना चाहूंगा, वो ये चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्फेयर के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होता है, याद रख लीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is always radially outwards। बच्चों रेडियली आउटवर्ड्स होगी, रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब इस तरीके से, मतलब ये रेडियस है, ये सारा का सारा डायरेक्शन कहां पे होगा,
इस तरीके से बाहर होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। अब इसका प्रयोग करके हम देखते हैं अपना केस हमारा कहां जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक स्फीयर बनाना चाहूंगा और उसके ऊपर क्या बताना चाहूंगा, एक पॉइंट डालना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैं क्या दिखाऊंगा, स्फीयर की वजह से उस पॉइंट के ऊपर क्या दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक स्फीयर लेते हैं, ये एक स्फीयर ले लिया मैंने, और इस स्फीयर का ये सेंटर बोल दिया, और इस स्फीयर का रेडियस मैं क्या रख देता हूं बच्चों, आर रेडियस रखता हूं, ये ओ रख दिया सेंटर। अब बच्चों अगर ये स्फीयर है और मैं बोल रहा हूं कि इस स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है, ये होलो स्फीयर है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव ये चार्जेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डाल रहा हूं। तो देखिए बच्चों, अब क्या होगा, ये मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ये होलो स्फीयर है बच्चों, और इसके ऊपर मैं चार्जेस सारे के सारे चार्जेस लगा दिए। अब बोलिए बच्चों, मैंने कहा कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जो कितनी दूरी पर है, कंसीडर करता हूं दिस इज दैट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि सेंटर से r की दूरी पर एक पॉइंट P है, मतलब मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, यहां पर मैंने एक सेंटर से r की दूरी पर एक पॉइंट P रखा है। अब बोले बच्चों, इस पॉइंट P पे क्या चीज है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एक पार्ट आपको समझना है, बाकी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और बच्चों ये किसका एप्लीकेशन है, ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है। अगर ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो गॉस लॉ का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर गॉस लॉ का प्रयोग करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी तो किसके रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी। और कैसी करनी पड़ेगी, सिमेट्रिक करनी पड़ेगी। सिमेट्रिक मतलब एक जैसी करनी पड़ेगी। अगर एक जैसी करनी पड़ेगी तो बोलिए बच्चों, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम सिमेट्री ले ली स्फीयर के लिए तो कैसा बनेगा, एक नया स्फीयर बन जाएगा। तो बच्चों मैं यहां पर ऐसी सिमेट्री तो नहीं बना सकता ना, ऐसा तो नहीं बना सकता गॉसियन, कहां से गॉसियन सरफेस बना, कोई सिमेट्री आई नहीं आई। इसका मतलब सिमेट्री के लिए मुझे यहां पर कैसा बनाना पड़ेगा, यहां पर इस पॉइंट P से एग्जैक्ट मुझे एक सिमेट्री लेनी पड़ेगी और एक स्फीयर और बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कैसा स्फीयर बनेगा, ये देखिए इस तरीके का स्फीयर बनेगा। मतलब ये क्या बन गया बच्चों, दिस इज द गॉसियन सरफेस। मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है, गॉसियन सरफेस। अब बोलिए बच्चों, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने से यह फायदा हुआ कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों सिमेट्रिक है ना, मतलब एक स्फीयर ले लिया मैंने। अब बच्चों इस पॉइंट P पे मुझे क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखानी है। अभी अभी मैंने कहा स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, याद रख लीजिएगा। मतलब अगर मैं यहां पे भी दिखाता, अगर पॉइंट मुझे यहां पे दिखाना होता, यहां पर दिखाना होता, यहां पर दिखाना होता, किसी भी जगह पर इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइडेड होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि यहां पर भी यूनिफॉर्मिटी है और दूसरा यहां पर भी सिमेट्रिसिटी है। देखिए बच्चों अब क्या होगा, मुझे ये चाहिए था, ये वाला पॉइंट। तो बच्चों अगर इस वाले पॉइंट को चाहिए, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा है बच्चों कुछ कि ये है और मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, अंदर से क्या है, अंदर रेडियस है। अब बच्चों ये पॉइंट, ये तो अभी मैंने स्फीयर लिया था ये वाला, अब पॉइंट P यहां पर लोकेट कर रहा है। अगर पॉइंट P यहां पर लोकेट कर रहा है तो मुझे यहां से एक ऐसा एक और स्फीयर बना, इसके बराबर एक बड़ा बॉल बनानी पड़ेगी, वो मैंने बना दी है। अब देखिए वेरिएशन किस पे रख रहा हूं बच्चों, वेरिएशन रख रहा हूं छोटे r और बड़े r में। कितने केसेस हो सकते हैं बच्चों,
हम कहां कहां पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो या तो पॉइंट हमारे इस स्फीयर के बाहर हो, यस ये बाहर, या तो वो पॉइंट स्फीयर के ऊपर हो, सरफेस के ऊपर, या तो इधर हो, या तो कहां हो, इसके अंदर हो, इसके अंदर कहीं पर हो। तो तीन केसेस हैं। इसका मतलब पॉइंट पी यहां पर भी हो सकता है, और पॉइंट पी इस सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, और पॉइंट पी इसके अंदर भी हो सकता है। तो बोले बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। बोले बच्चों, अगर आर रेडियस है तो ये क्या है, छोटा वाला आर जो मैंने रखा है, मैंने यहां पर ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। ये छोटा वाला आर क्या है, ये है रेडियस किसका बच्चों, दिस इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, या डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, या क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर से अप टू द पॉइंट, पॉइंट तक जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बोले बच्चों, कंपैरिजन किस किस का होगा, इसका और इसका। मतलब कितने केसेस बन सकते हैं, तीन केसेस बन सकते हैं, एक आर और स्मॉल आर, एक केस आर स्मॉल आर, दूसरा केस आर स्मॉल आर, तीसरा केस। बोले बच्चों, अगर ये आर इस तरीके से यही साइन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। बोले बच्चों, R is less than small r, R is equals to R is greater than R। तो क्या कंडीशन है बच्चों, ये वाला जो R है, अगर ये छोटा हो जाए और ये R बड़ा हो जाए, तो बोलो बच्चों, ये R अभी बड़ा, तो ये पॉइंट P इस जो स्फीयर है उसके बाहर ही होगा। इसका मतलब इसको बोला जाएगा आउटसाइड द स्फीयर। पहला वाला केस कहां पे आ गया बच्चों, स्फीयर के बाहर। दूसरा वाला, अगर ये आर और ये आर बराबर हो जाए तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑन द सरफेस। बच्चों दूसरा वाला केस आ गया ऑन द सरफेस। और तीसरा वाला केस कौन सा आ गया बच्चों, अगर ये आर बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो ये पॉइंट पी अंदर घुसेगा, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा इनसाइड द सरफेस। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बच्चों यही चीज है आपको समझाने की। अगर आप एक चीज समझ गए तो आपका सारा का सारा ये मान के चलिए तीन केसेस इसके हो जाएंगे, और कंडक्टिंग स्फीयर के भी सेम केसेस है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट पी जो मैंने कौन सा रखा है यहां पर, आउटसाइड द स्फीयर वाला, और दूसरा केस कौन सा होगा, ऑन द सरफेस। तीसरा केस कौन सा हो जाएगा, इनसाइड द सरफेस। तो बच्चों एक ही केस करेंगे तो एक से ही क्लियर हो जाएगा हमारे पास। देखिए आप किसके बराबर आएगा, यहां पर अब लिखता हूं, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले इफ द पॉइंट P इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है तो क्या होगा, P आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट P स्फीयर के बाहर है। तो देखिए बच्चों, पॉइंट P अगर बाहर है तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, गॉसेस लॉ के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर चाहिए होता है। मतलब इस वाले पॉइंट पर अगर मैं एक छोटा सा एरिया लूं, क्योंकि मुझे तो पूरा चाहिए ना बच्चों, तो यहां पर मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूं ds। तो बच्चों एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो बोले बच्चों ये डायरेक्शन आएगा, इसका मतलब ds वेक्टर ये आएगा। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने अभी अभी कहा था रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब उसका डायरेक्शन भी यही होगा। अब बोले बच्चों पॉइंट P पे E और ds का डायरेक्शन सेम है, तो अगर यहां पे भी बात करते यहां पर भी यही डायरेक्शन होता, इसी तरीके से डायरेक्शन होता बच्चों। तो बोलो यहां पर भी थीटा कितना आता, 0 आता,
यहां पर भी थीटा 0 आता, हर एक पॉइंट पे थीटा कितना आता, 0 आता। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स फाई, मतलब जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर है, बच्चों बोलो, यहां पे मैं बोलूंगा फाई नेट। नेट लिखने का अब आप जानते हैं गॉसियन सरफेस क्लोज करती है, तो यहां पर मैं लगा दूंगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। बोलिए बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट डाल रहा हूं मैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट डाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में। अब क्या आएगा, यहां पर लिख सकता हूं मैं फाई नेट इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल, देखिए बच्चे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड ई, डी एस का मैग्नीट्यूड डी एस और कॉस 0, कहां पर एंगल की आपके पास थीटा 0 होगा। तो देखिए बच्चों, यहां से मैं लिख सकता हूं ई को बाहर कर दूंगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं ई इंटू, बोलिए बच्चों, डी एस, मतलब बच्चों यहां पर ये देखिए, यहां पर ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया डीएस, पूरा एरिया कौन सा बच्चों, पूरे सरफेस के एरिया, कितना होता है बच्चों सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया होता है, एक स्फेयर के सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये तो मेरे पास ये वाला स्फेयर डाला था, अभी किसका डालेंगे आप, जो गॉसियन सरफेस बनी है, ये एक एग्जांपल दे रहा था मैं इसका, इसके बाहर से जो स्फेयर बना है उसका सरफेस एरिया डालेंगे। तो बोले बच्चों, यहां पर लिखता हूं 4 पाई, अब बच्चों ध्यान दीजिए, मैं यहां पर ये वाला आर स्क्वायर लिखूं या ये वाला आर स्क्वायर लिखूं, कौन सा लिखना पड़ेगा, ये वाला नहीं लिख सकता बच्चों, ये वाला इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे तो गॉसियन सरफेस का चाहिए ना, तो वो तो ये वाला आर है, इसका मतलब मुझे यहां पर ये आर नहीं बल्कि कौन सा आर प्लेस करना है, स्मॉल आर प्लेस करना है, यहां पर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब फाई नेट इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो बच्चों हमने अपने जहन में सोचा था कि फ्लक्स निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, फ्लक्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो लॉ हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन जिस लॉ का एप्लीकेशन है उसमें फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। अब बोलिए बच्चों, कौन सा लॉ है, गॉस लॉ है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा सॉरी, मैं यहां पर गॉस लॉ का अप्लाई करूंगा, यहां पर बोलेंगे अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। क्या होता है बच्चों, वो कहता है कि फाई नेट जो होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो बच्चों लेट करते हैं कि इस पूरे स्फेयर के ऊपर चार्ज कितना है, Q चार्ज है। बोले बच्चों, क्या ये Q चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, यस डेफिनेटली अंदर। बच्चों देखो, ये सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो गॉस लॉ तो वही कहता था ना कि चार्ज कहां पर आना चाहिए, चार्ज किसके अंदर आना चाहिए, बोले बच्चों, चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। तो यस आ गया, इसका मतलब टोटल चार्ज के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं फाई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। बोले बच्चों, ये कौन सा इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ये भी कह रहा है फाई इसके बराबर, ये भी कह रहा है फाई इसके बराबर, इसका मतलब ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। हम यहां पे बोलेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। बोले बच्चों, किसके बराबर आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोले बच्चों, मुझे तो E चाहिए, इसका मतलब E इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
बोले बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा सा जोर दीजिए बच्चों दिमाग पे, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर पहला क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो फॉर्मूला क्या था अगर आप याद रखें तो वो ऐसा था 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, इसका मतलब आप सोचोगे कि भाई ये तो सेम ही क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर भी ये आया और इस क्वेश्चन का आंसर भी ये आया, लेकिन उस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे था कि यहां पर कोई सपोज देखिए, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मेरे पास पॉइंट है और ये वाला मेरे पास चार्ज है। इस चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला ये बनता है। तो लेकिन यहां पर डिस्टेंस r होती है। देखिए बच्चों यहां पर देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस तो यहां से है, इसका मतलब r, लेकिन चार्ज सेंटर के ऊपर नहीं है। द चार्ज इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर। चार्ज कहां पर है, चार्ज तो सरफेस के ऊपर है। इसका मतलब हमें अगर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, हमें अगर कोई पूछे कि जो चार्ज स्फीयर होता है, चार्ज होलो स्फीयर की भी बात करेंगे, तो वो किसकी तरीके से एक्ट करता है, एक्ट करना एक्चुअल नहीं बच्चों, वो किस तरीके से एक्ट करता है या किस तरीके से सीम करता है। इट सीम्स दैट द एंटायर चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर। इससे ये लग रहा है कि सारा का सारा चार्ज कहां पर लोकेट कर रहा होगा, सेंटर पर, बट एक्चुअली वहां पर लोकेट नहीं कर रहा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक चार्ज स्फीयर होता है, वो बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, क्योंकि उसका जो फाइनल आंसर है वो किसके साथ मैच करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से मैच करता है। तो देखिए बच्चों यहां पर हम पहुंच गए। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ लेके जाते हैं। मतलब ये तो सिंपल सी चीज है। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि चार्ज सारा का सारा कहां पर लोकेट कर रहा है, चार्ज सारा का सारा सरफेस के ऊपर लोकेट कर रहा है। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर लोकेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरफेस के ऊपर लोकेट करने से एक डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। किसकी डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी, चार्ज की। इसके अलावा कौन सी डेंसिटी आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या दूसरा नाम एरिया चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के साथ, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखिए बच्चों अब मैं यहां से और मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करूंगा और फॉर्मूले को और मॉडिफाई करूंगा। यही तरीका आप इनसाइड के लिए और ऑन द सरफेस के लिए भी लगाएंगे। यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी represented by sigma and it is equals to charge पर यूनिट एरिया। बोले बच्चों यहां पर चार्ज क्या है, क्यू है। इसके अलावा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया इज ए। तो बोले बच्चों अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं चार्ज को लिख सकता हूं क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। बोले बच्चों यहां पर एरिया क्या है, सरफेस एरिया, इसको लिख सकता हूं क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई, कौन सा आर बच्चों, यहां पर जो चार्ज के लिए, चार्ज तो इसी के ऊपर था ना, तो यहां पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब चार्ज की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। तो देखिए बच्चों अब अगर मैं इसी तरीके से, ये तो मैंने यहां पर निकाल दिया, अब गॉस लॉ को यहां पर क्यू अपॉन, मतलब एक स्टेप यहां से और आगे बढ़ाएंगे। अगर सेकंड ना डाल के यहां पर मैं क्या कर देता, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बाकी उसी तरीके से, मतलब अगर मैं यहां पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या करता बच्चों, यहां पर मैं लिख देता फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू के बदले क्या डाल देता बच्चों, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको डाल देता इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करते तो क्या होता, ये चीज इसके बराबर आती, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसल आउट, E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर यहां पर, सिंपली सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर मैं ऐसे लिखता तो बोले बच्चे ये सब कांस्टेंट है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, आर फिक्स्ड रेडियस ऑफ दैट स्फीयर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10⁻12 कांस्टेंट। सिर्फ यही चीज है, मतलब इस पॉइंट को खिसका सकते हैं, इधर भी खिसका सकते हैं, इधर भी खिसका सकते हैं, मतलब छोटा आर वेरी कर रहा है। इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए बच्चों, ये कंक्लूजन हमने निकाल दिया। तो देखिए यहां से हमने एक और चीज सीख ली कि हमारे पास अगर सिग्मा की टर्म्स में कोई बोलेगा तो ये आंसर आएगा। अगर आपको वो वाला फॉर्मूला आ गया तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका दिखाया मैंने आपको। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये आउटसाइड पे था, अब मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब पॉइंट पी कहां पर आ जाएगा बच्चों, मतलब पॉइंट पी लोकेटेड ऑन द सरफेस। तो बच्चों अगर सरफेस पे हो तो क्या ये गॉसियन सरफेस होगी क्या, नहीं, सरफेस के ऊपर, मतलब पॉइंट पी उसके ऊपर है तो उसकी सिमेट्रिक, अरे भाई पॉइंट पी ही यहां पर है, इसकी सिमेट्रिसिटी क्या होगी भाई, इसी के ऊपर तो होगा, मतलब यही स्फीयर तो बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जल्दी जल्दी से मैं वो डायग्राम भी आपको बना के दे देता हूं। यहां पे अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं बल्कि एक ही स्फीयर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां पर ये स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया, सॉरी थोड़ा गंदा बन गया है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ये सारे के सारे चार्जेस यहां पर लोकेटेड है। बोलिए बच्चों, अब बड़ा रेडियस आर तो मैंने कैपिटल रेड जो इसका एक्चुअल था, अब बोले बच्चों वो छोटा आर इधर था पहले, अब वो आते 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 कहां पर आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया। सपोज पॉइंट पी यहां पर है तो ये आर है, ये छोटा आर, अरे भाई छोटा आर और आर ये क्या हो जाएंगे, ये तो बराबर हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब यहां पर उसी तरीके से ds वेक्टर बाहर, E बाहर, क्यों बाहर बच्चों, रेडियली आउटवर्ड्स, वही चीज है। तो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, दोबारा से याद रखिए सेम स्टेप्स। फाई नेट निकालने के लिए EDS बोले बच्चों थीटा दोबारा से कितना आ जाएगा, 0, यही केस यही केस, और यहां पर क्या आएगा बच्चों, बोले ये आर आएगा, ये आर आएगा कि ये आर आएगा, क्योंकि हमने तो बोला है कि आर किसके बराबर है बच्चों, अब आर कैपिटल आर के बराबर है। तो इस आर के बदले सिर्फ आप क्या प्लेस करेंगे बच्चों, कैपिटल आर, क्या प्लेस करेंगे बच्चों, कैपिटल आर, क्योंकि अब ये आर जो है ये कैपिटल आर बन चुका है। अगर ये कैपिटल आर बन गया तो यहां पे सेम इसी तरीके से जाएंगे, और बच्चों अगर सेम इसी तरीके से जाएंगे तो बोलो ये वाला स्टेप मैंने दोबारा से क्या कर दिया था, इसको मैंने सिग्मा की टर्म्स में लाया था, आप क्या करेंगे सेम यही, इसको सेकंड लाएंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे। बोलिए बच्चों क्या आएगा, E इक्वल्स टू सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेकंड, इसको बराबर, सेम रिजल्ट बच्चों, इट इज 5 नेट, इट मीन्स E into 4 pi r square equals to Q upon epsilon naught and E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon capital R square, सरफेस वाला। तो बोले बच्चों सेम ही था, बिल्कुल वही डिटो कर देंगे, फर्क क्या है, सिर्फ यहां पर स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर डालेंगे। तो तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज कहां पे बच्चों, इनसाइड। तीसरा केस है हमारे पास इनसाइड द सरफेस वाला, उसको थोड़ा अच्छे ढंग से देखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे आपको। देखिए बच्चों, अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसी तरीके से चलेगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक स्फीयर बना दिया और इसके ऊपर चार्जेस डाल दिए, ये चार्जेस है, बोले बच्चों ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रेडियस तो आप जानते ही हैं
स्फेयर का रेडियस कितना रखा है, आर रखा है, और होलो स्फेयर है। अब पॉइंट पी कहां पर चाहिए, पॉइंट पी अंदर चाहिए। चलो जी, पॉइंट पी यहां पर है। बोलिए बच्चों, सेंटर से कितनी दूरी होगी, स्मॉल आर की दूरी होगी। अगर स्मॉल आर की दूरी होगी तो क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, गॉसियन सरफेस, असिमेट्रिक होना चाहिए। ये लीजिए, ये गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहा है, ये गॉसियन सरफेस बना दिया। ये केस है इनसाइड द स्फेयर या इनसाइड द सरफेस और स्फेयर। बोले बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर आर जो है, बड़ा वाला आर बड़ा हो जाएगा और छोटा वाला आर कम हो जाएगा। अगर ये चीज कम हो गई तो बोलिए बच्चों, लॉ कौन सा लगने वाला है, गॉसेस लॉ। हम एक ही तीर से सारे निशाने कर देंगे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, यहां पर भी अगर आप लेंगे दोबारा से ई बाहर, ds बाहर, ये स्टेप तो यहां तक सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ये कैपिटल आर नहीं बल्कि कौन सा आर बच्चों, गॉसियन वाला आर चाहिए ना, स्मॉल आर। अब यहां पर स्मॉल आर चाहिए क्योंकि ये तो दूसरा केस था। चलिए, स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों जैसे ही आप क्या अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ का अप्लाई करेंगे, तो देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है चार्ज कहां पर होना चाहिए, चार्ज लोकेट करना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर। बच्चों गॉसियन सरफेस ये है, इसके अंदर कोई चार्ज है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि चार्ज कहां पर लोकेट कर रहा है, चार्ज तो सरफेस के ऊपर है। इससे हमने एक चीज कंक्लूड करी कि बच्चों अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो टोटल चार्ज मतलब Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहां से जो मेरे पास फाई नेट आएगा वो 0 आएगा। देखिए बच्चों, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां तक सेम। और अप्लाई करके गॉस लॉ कह रहा है कि फ्लक्स 0 है। तो बच्चों इसकी जगह मतलब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे बच्चों यही 0 है तो E किसके बराबर हो गया, E 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब तीन चीजें हमने देखी कि जब भी हम होलोस्फेयर की बात करते हैं, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उस केस में क्या आता है बच्चों, मैंने होलोस्फेयर पकड़ा, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, उस केस में यह आता है कि आउट मतलब सरफेस के बाहर और सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर जो है इनसाइड द स्फीयर 0 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सरफेस के ऊपर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जो सरफेस का रेडियस होगा, और सरफेस के बाहर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, लेकिन कौन सा आर, जो वो सरफेस के बाहर का रेडियस होगा। तो देखिए बच्चों, इसी की बेसिस पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कौन सा केस था बच्चों, होलो वाला केस था। और इसमें ही अगर हम सॉलिड वाली बात करें तो बच्चों देखिए, होलो वाले केस को और सॉलिड वाले केस में डिफरेंस मैंने क्या बोला, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझिए और उसके बाद हम किस चीज के लायक हो जाएंगे, इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बोले बच्चों सॉलिड का डिफरेंस क्या था, सॉलिड का डिफरेंस ये था कि अगर वो कंडक्टिंग है तो वो किसके साथ मैच कर जाएगा, होलो वाले के साथ मैच करेगा, लेकिन अगर वो कंडक्टिंग नहीं है तो वो इसको मैच नहीं करेगा। देखिए यहां पर क्या है, अगर ये होता, ये सॉलिड की बात कर रहा हूं, अब बच्चों मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉलिड से, सेंटर वो ही रहेगा। बोलो बच्चों कौन सा केस है, ये केस है बच्चों, बाहर आउटसाइड वाले केस, आउटसाइड P, ये छोटा r है और ये कैपिटल R तो उसका है। बोलिए आउटसाइड R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, फॉर्मूला क्या आना चाहिए, बोलिए बच्चों ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसके ऊपर क्यों डाल रहा हूं और सरफेस के ऊपर ही क्यों डाल रहा हूं, ये सवाल है। सरफेस के ऊपर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बोले बच्चों सरफेस पे है तो वही कंडीशन है, गॉसियन सरफेस उसी तरीके से, चार्ज वही सेम चीज, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं रहा। तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। फर्स्ट आपके पास कंक्लूजन। अब बच्चों सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं।
सॉरी, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। अब देखिए सेकंड कंक्लूजन को क्या करते हैं, ये पॉइंट P यहां पर लेके आते हैं। देखिए बच्चों, अगर ये पॉइंट P यहां पर आ जाए तो वो हो गया ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस पे वही केस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर के पहले आप कौन सा डाल देंगे, हम कैपिटल R स्क्वायर। और इन साइड पे जाइए बच्चों, इन साइड। बच्चों क्या होगा इन साइड में, अरे भाई अगर अंदर चले जाएंगे दोबारा से ये करना पड़ेगा, चार्ज तो बाहर रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो बच्चों इसका मतलब अगर सॉलिड स्फेयर है या होलो स्फेयर के दोनों केसेस और सॉलिड स्फेयर का खाली कंडक्टिंग वाला केस, मतलब 3 केसेस साथ में मैच कर रहे हैं। चौथा केस कौन सा बच गया बच्चों, चौथा केस ये वाला केस है कि एक स्फेयर है, उसकी सरफेस के ऊपर नहीं बच्चों, हर एक जगह पर, ये देखिए मतलब यहां हर जगह पर चार्ज है। बोलिए बच्चों अगर हर जगह पर चार्ज है तो अब सरफेस की बात नहीं आई, इसका मतलब ये कौन सा है बच्चों, ये नॉन कंडक्टिंग केस जो है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। और बच्चों आज से पहले के जितने भी वीडियोस हैं जो गॉस थ्योरम से, उनके एप्लीकेशन से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हुए हैं वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक चीज और कह सकता हूं। सरफेस वाली हमने बात कर दी, चलिए अब मैं यहां पर ग्राफ बना के देता हूं आपको कि ग्राफ किसके बराबर है। What is the graphical representation in between R and E? E और R के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। यहां पे मैं क्या कर देता हूं, एक एक्सिस ये बना देता हूं और एक एक्सिस ये बना देता हूं। हम जानते हैं कि R के बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैं सिंपल सीधे यहां पर क्या कर देता हूं बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं R, इसको मैं रेडियस डाल देता हूं, मतलब स्फेयर का रेडियस ये डाल दिया मैंने बच्चों। अब देखते हैं कि ये सरफेस होगी ना बच्चों, बोलिए ये स्फेयर है, ये इसका रेडियस है, R रेडियस है। अगर इसका मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ द स्फेयर यहां पर रख रहा हूं, ये क्या है बच्चों, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, और ये क्या है, सरफेस ऑफ द स्फेयर। और आगे वाला बच्चों, इससे आगे वाला पोर्शन क्या है यार, ये तो बाहर है ना स्फेयर के, ये आ गया आउटर रीजन, ये आउटर रीजन है। बोलिए बच्चों अब इसमें से देखा जाए तो सेंटर से आर तक ये वाला तो इनर होगा, इसका मतलब ये वाली इनर रीजन है, ये वाला इनर रीजन, और ये वाला सरफेस और ये वाला आउटर रीजन। तो बोले बच्चों फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि आउटर पे लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको मैंने अभी लिख के भी दिए थे, बट चलिए अब दोबारा से मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आउटर पे हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R जो था इस R से बड़ा था। सरफेस पे हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। और इनर पे हमने पढ़ा कि वो किसके बराबर था, वो 0 था, मतलब अंदर है ही नहीं। अब बोले बच्चों अगर अंदर है ही नहीं, अगर अंदर आपके पास R है ही नहीं, तो बोले बच्चों मैक्सिमम कहां पर होगा, मैक्सिमम तो यहां पर है ना, इस जगह पर मैक्सिमम है। यहां के बाद कैसे चेंज हो रहा है, 1/r स्क्वायर, मतलब यहां के बाद इस तरीके से चेंज हो रहा है। बोलिए बच्चों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे ज्यादा होगा अगर बात करेंगे हम अंदर, तो बिल्कुल ही 0 मैंने कर दिया है, इनसाइड पे 0, मतलब ये वाले पोर्शन के अंदर 0 और यहां पर मैक्सिमम, और यहां से नीचे चले जाएंगे तो कम होता जाएगा। और किस तरीके से, इस तरीके से कम होता जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये R। तो बोलिए बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। और यहां से इसका ये आ गया इनर, ये आ गया
ऑन द सरफेस और ये आ गया आउटसाइड द सरफेस। तो बच्चों आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बाय प्रेसिंग दैट बेल आइकन, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो बच्चों बहुत सारा ढेर सा प्यार दीजिए और एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।